नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीष आईएएस पीसीएस अड्डा में। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। नोटिफिकेशन 17th बीपीएससी का आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी आई है। वैसे तो ये सब बातें आपको पता ही होंगी, लेकिन नोटिफिकेशन आने से अब कंफर्मेशन हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा सीट भी आ रही है और आपको फॉर्म फिल करने की अच्छी खासी तिथि भी दी गई है। और भी कुछ हम बात करेंगे डिटेल से, तो एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ा कंसर्न आपका यही रह रहा होगा फिलहाल तो कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आपको हम बता दें कि इस नोटिफिकेशन में अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले बीपीएससी ने अपडेट दे दिया है कि 17 नवंबर को संभावित तिथि है आपके एग्जामिनेशन की। अब बात उठता है कि आखिरकार इसमें दिया क्यों नहीं गया है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही बता दिया है कि इस बार चूंकि वैकेंसी की संख्या ज्यादा है तो फॉर्म्स काफी ज्यादा आ सकते हैं, 10 लाख 11 लाख भी आ सकते हैं। तो ऐसे में एक पाली में तो एग्जाम कराना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर फॉर्म की संख्या ज्यादा है तो दो डेट में एग्जामिनेशन होगा, और अगर फॉर्म की संख्या कम होती है जो कि संभवतः मुश्किल ही है, तो ऐसे में एक ही संभावित तिथि हो सकती है। तो इसीलिए अभी बीपीएससी थोड़ा इंतजार में है, वो देखेगा कि फॉर्म का स्टेटस क्या है, उस हिसाब से फिर से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही मानकर चलना है आपको कि 17 नवंबर को ही एग्जामिनेशन होगा। और अगर दो डेट भी आते हैं तो उसी के आसपास तिथि रहेंगे, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो आप ये मान कर ना चले कि डेट जो है उसमें 1 महीने 2 महीने का वृद्धि हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो डेट दिए गए हैं पूरा एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, दिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा माइंड से 17 नवंबर या उसी के आसपास का डेट मानकर चलना है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा चीज है पोस्ट को लेकर। तो आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पर दिखाई गई है, एक तो है आपका 1945 सीट्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो महिलाओं का रिजर्वेशन इसमें होगा 609 विभिन्न कैटेगरी में। उसके बाद जो आपका सीडीपीओ है यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें जो टोटल संख्या है 12, और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो है आपका 4, ठीक है। तो आप इस दो कॉलम्स को अच्छे से देख ले। अब ये जो 1945 पद है ना, इसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं वो आप देखिए। सारे पद को तो हम डिटेल से नहीं देखेंगे, लेकिन जिसमें ज्यादा ज्यादा पद है, ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो पद है ना उसको टू टाइप्स में आप बांट सकते हैं, एक तो लेवल 7 और लेवल 9। ऑलरेडी अपडेट में आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो आप देखिए जो आपका दो बॉक्स दिया गया है ना, नीचे वाला जो बॉक्स होगा वो आपका वुमेन्स के लिए है, जो आरक्षित है महिलाओं के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, ओके। और जो ऊपर वाला पद होगा वो आपका पुरुषों के लिए है। तो अगर हम बात करें बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि जो आपका एसडीएम है, ओके, तो इसमें टोटल 200 सीट आ रहे हैं और महिलाओं के लिए 67 है। और अगर हम बात करें डीवाईएसपी, ठीक है, पुलिस उपाध्यक्ष, तो इसमें आप देखिए 136 पद और महिलाओं के लिए 43। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा सुनहरा मौका है आपका डीएसपी या फिर एसडीएम बनने के लिए, ठीक है। ये बार बार मौका तो आती नहीं है। और खास बात ये भी है कि पुलिस विभाग के लिए आपका जो न्यूनतम वर्ष है, मिनिमम एज, वो है 20 साल, और एसडीएम के लिए 22 साल। तो इस बार 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष तीनों के लिए रोजगार की स्थिति बन रही है, वो भी काफी भारी संख्या में। उसके बाद आप देख सकते हैं जिला समादेष्टा, इसके लिए जो टोटल पद है 12 है। उसके बाद अगर हम अन्य मेजर पद की बात करें तो एक तो है आपका राज्य कर सहायक आयुक्त, ठीक है, इसमें आपका 168 पोस्ट आ रहा है, जिसमें महिलाओं का जो सीट्स है 55 है। उसके बाद मद्य निषेध में आप देख सकते हैं बिहार निर्वाचन सेवा, बिहार इलेक्शन सर्विसेज, इसमें भी 12 पद है।
और आप देख सकते हैं शुरुआत से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल 9 के ही अभी है। तो लेवल 9 काफी टॉप लेवल पोस्ट है, उसके बाद लेवल 7 हम देखेंगे क्योंकि दो ही लेवल पर ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर 6 पद हैं। बिहार शिक्षा विभाग में आप देख सकते हैं 50 पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उनके अच्छे खासे सीट्स आए हैं। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, सबसे मेन आप देखिए यहाँ पर ग्रामीण विकास पदाधिकारी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें 393 सीट्स आ रहे हैं। और अगर राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो 287 सीट्स। तो आप इन दोनों को मिला दीजिए तो करीबन करीबन 600 से ऊपर यही हो गया। तो आप समझिए पिछले साल जो नोटिफिकेशन आया था 68 का 300 साढ़े 300, अभी आप देखिए कि लगभग आपका इन दोनों को ही मिला दे तो 600 क्रॉस कर जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं काफी सुनहरा मौका दिया गया है, तो इसको यूटिलाइज करना है। उसके साथ साथ आप देखिए आपूर्ति निरीक्षक, इसमें आपका 233 सीट है। फिर अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वेलफेयर ऑफिसर का, तो इसमें भी 125 सीट्स दिए गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम टोटल ऐड करें तो 1945 सीट्स हो जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका 2000 के आसपास। और इतना ही नहीं, एक और अपडेट आपको बता देते हैं कि अभी इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई है कि आने वाले समय में जब तक आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं होता उस तिथि से पहले अगर कोई वैकेंसी आती है, रिक्तियां आती हैं, तो भी वो ऐड हो जाएंगी। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है घट बढ़ सकता है। आप देखिए घटेगा तो मुश्किल ही चांस है, बढ़ेगा ही। तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इस बात को समझिए। अब जो मेन मुद्दा है जो हमने अभी आपको बताया भी समझाया भी कि ये जो एग्जामिनेशन 2 पाली में होगा या 2 डेट में होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू होंगे कि नहीं होंगे, या एक ही दिन में एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो भाई ये सब निर्भर करता है कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर जो डेट सब हैं वो सब एडजस्ट किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तीसरा डाउट आता है आपका रिजर्वेशन वाला कि भाई ये जो रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट है क्या 50% वाला लागू होगा या फिर जो बिहार सरकार ने नया 65% वाला लेकर आया था वो लागू होगा। तो इसमें साफ साफ अपडेट दे दिया गया है कि अभी ये जो 65% रिजर्वेशन वाला इश्यू है ये सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। ये केस का पूरा नाम भी दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आएगा, चाहे पक्ष में आए विपक्ष में आए, उस हिसाब से वो आरक्षण नीति लागू हो जाएगी। अगर पक्ष में आ गया तो 65% वाला लागू होगा, उसी पर आपका रिजल्ट निकलेगा। और अगर जो पहले वाली नियम कानून है उस पर फैसला आ जाता है तो फिर पहले वाले पर ही सिस्टम चलेगा, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी क्या है, फॉर्म फिलिंग डेट, पोस्ट पर हमने बात कर लिया, फिर है फॉर्म फिलिंग डेट। तो बेसिकली ये जो फॉर्म फिलिंग डेट है आपको 28 सितंबर से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए 28 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और ये 18 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। लगभग आप मानिए कि अभी से लेकर टिल द लास्ट डेट आपके पास 25 दिन के आसपास मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा डेट है। और इस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिजर्वेशन के लिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन का प्रोविंशियल मार्कशीट नहीं लेकर आए हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, जल्द से जल्द बना ले। वैसे हमने टेलीग्राम पर आपको अपडेट भी कर दिया था कि इसे जल्द से जल्द बना ले, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हो सकता है आपको हड़बड़ी हो जाए। तो वैसे अभी घबराने की जरूरत नहीं है, समय भी है, स्थिर से आप लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट बना ले। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कब का हमें सर्टिफिकेट बनाना चाहिए।
और किन के लिए क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कुछ अन्य अपडेट। ये जो एलिजिबिलिटी वाली है कि भाई आप एलिजिबल है या नहीं है, वैसे तो ये पता ही होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन है आपका, एक तो यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर सिमिलर डिग्री होना चाहिए। और अगर हम बात करें सीडीपीओ के लिए, तो डिग्री तो सेम ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज होगा कि आपको एक ऑप्शनल रखना पड़ेगा। और ऑप्शनल जो है 4 कैटेगरी में हो सकते हैं। तो गृह विभाग यानी कि होम साइंस हो, मनोविज्ञान यानी कि आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिर समाज शास्त्र सोशियोलॉजी आप कह सकते हैं, फिर है आपका श्रम एवं समाज कल्याण एलएसडब्ल्यू लॉ एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शनल आप रख सकते हैं। और इसका भी मुख्य परीक्षा होता है, जैसे आपका 17 बीपीएससी का होगा। और थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न मेंस की बता देते हैं इसमें आपको। 17 बीपीएससी का तो है GS1 पेपर, GS2, उसके बाद आपका एसए आएगा। इन तीनों का रिटर्न मार्क्स आपका जुड़ता है। ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, फिर आपका एक लैंग्वेज पेपर होता है, वो भी क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो ऐसे चलता है। और 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के 1020 मार्क्स का आपका क्रिटेरिया होता है रैंक डिसाइड करने में। सीडीपीओ में भी कुछ सिमिलर ही है। इसमें क्या होगा कि एसए का पेपर तो नहीं होगा, GS1 होगा, GS2 होगा, 300 नंबर का, प्लस जो आपका 300 है वो आपका ऑप्शनल होगा, 900 हो गया, फिर 120 का होगा आपका इंटरव्यू वाला। तो टोटल 1020 तो वैसे ही हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका मेंस के लिए है। और जो भी आपका सीडीपीओ के लिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 70 बीपीएससी से ही निकाले जाएंगे और मेंस उनको लिखवाया जाएगा, ऐसा आप मान के चलिए। ओके, मान के क्या चलना है, एक्चुअल तो यही दिया हुआ है, यही है। ओके, अब हम चलते हैं आरक्षण के कुछ मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आप देखिए, जो आरक्षण वाला है इसमें एक तो SC ST कम्युनिटीज, दूसरा हो गया आपके OBC। ठीक है, उसमें आपके जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो, और तीसरा हो गए आपके जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फिर हो गए आपके फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है। तो इन सब क्षेत्रों में रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है, वो आप मूलभूत निवासी होने चाहिए बिहार के। आपको ये अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए कि मूलभूत निवासी हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जाति के आधार पर, यहाँ पर आप देखिए, जो जाति के आधार पर आरक्षण उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, यानी कि डोमिसाइल जो है वो आपका बिहार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो ये आपको पता होगा। अब देखिए किन के लिए क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, SC ST, तो उनको क्या प्रमाण पत्र देना होगा। एक तो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, दूसरा है आपका स्थायी निवास यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये दो जो है ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ओके, उसके बाद है OBC का। तो OBC की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी आ जाते हैं, एक तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो बेसिकली जो आरक्षण मिलता है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है। इसीलिए आप समझिए कि जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना है अंडर द बिहार गवर्नमेंट। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाति सर्टिफिकेट बनाकर चल गए और काम हो गया। जाति सर्टिफिकेट एक होता है, उसके साथ साथ आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। और जो आपका अथॉरिटी है जो सर्टिफाई करेगा सर्टिफिकेट को, या तो आपका सर्कल ऑफिसर होना चाहिए या फिर आपका रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो महिलाएं हैं ना, चाहे वो विवाहित महिलाएं हो या फिर अविवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता के नाम से बनेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वो स्थायी निवास बनाएंगे वो भी आपका पिता के ही एड्रेस पर बनेगा। ये साफ साफ इसमें लिखा गया है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता
से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यहाँ पर ध्यान दें आप, ठीक है। और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, जिनको 10% आरक्षण दी जाती है, तो उनको भी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और इसमें जो वैलिडिटी दी गई है वो 1 साल के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आय एवं परिसंपत्ति संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए माना जाएगा, है ना। ये फैक्ट इसमें बात बोला गया है। बाकी जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी, उनको भी 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है और उनको बेसिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत अपना दावा या आरक्षण लेना चाहते हैं, तो राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत या परामर्शित संपुष्ट दिव्यांग प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा, ठीक है। और अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप सिविल सर्जन या सीएमओ द्वारा निर्गत करते हैं, तो ऐसे में वो जो आपका सर्टिफिकेट बनकर आ रहा है, जो प्रमाण बनकर आ रहा है, उम्मीदवारी आपकी औपबंधिक होगी, है ना, प्रोविजनल होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना होगा, तब भी आपको सरकारी जो आपके हॉस्पिटल्स है, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है, वहां से आपको वैलिडेट करवाना पड़ेगा, मतलब उनसे तो सर्टिफिकेट इश्यू करवाना ही होगा, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है आपको। और फिर जिनका अस्थायी दिव्यांगता है, तो वो अपना रिन्यूएबल करवा दे। अगर रिन्यूएबल नहीं करवाते तो फिर वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, ये भी है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के जो सदस्य होते हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलते हैं, जैसे भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ के स्थिरता से समझकर जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं आप वो सर्टिफिकेट तैयार कर लें। अब बात ये है कि जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ग्रेजुएशन में प्रोविजनल मार्कशीट से ही काम चल जाएगा? हो सकता है आपका अभी ओरिजिनल मार्कशीट ग्रेजुएशन का ना हो, डिग्री ना हो, तो क्या प्रोविजनल से चला जाएगा? तो इन सब पर भी चर्चा करते। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो पहले क्या होता था कि उतना ज़्यादा ये जो मार्कशीट के डिटेल्स नहीं मांगे जाते थे, सब जो है इंटरव्यू के दौरान मांगे जाते थे। लेकिन अब जो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है, मार्कशीट है, या फिर आपका रिजर्वेशन वाला जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, या फिर जाति जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र है, या फिर जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में आते हैं उनकी सर्टिफिकेट है, या फिर जो स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र है, तो उन सब का नंबर और डेट ऑफ इश्यू ये भी भरवाया जाता है। तो ये सब तैयार रखें। और ये सब जो सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, ध्यान रखें आप कि एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है, ठीक है, या फिर हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, तो फॉर्म फिलिंग डेट खत्म होने से पहले वाला सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। फॉर्म फिलिंग डेट खत्म हो गया, उसके बाद आप इश्यू करवा रहे हैं वह इश्यू हो रहा है, तब वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण वाले जो मामला है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो आपका कैंडिडेटर भी रद्द किया जा सकता है। तो ये सब गलतियां ना करें, लेटेस्ट जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा ले, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। और फिर आप अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। तो इन सब मुद्दों पर हमने बात किया, एग्जाम डेट के बारे में, पोस्ट के बारे में, फॉर्म फिलिंग डेट कब होगा, रिजर्वेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने हैं। और हाँ, अगर आपका प्रोविंशियल सर्टिफिकेट है, मान के चलिए ग्रेजुएशन आपने दिया लेकिन आपने ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लाया, या फिर आपका अभी पेंडिंग है, आ रहा है, तो ऐसे में आप प्रोविंशियल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट होगा वो आपका 10th के सर्टिफिकेट से ही वैलिडेट होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और अगर हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री में वही है कि 150 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस आपका सिमिलर है, सेम है, पहले के जैसा है। और इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका मान के चलिए कि 1/3 हो गया है। 1/3 मतलब 0.33 मार्क्स निगेटिव में जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत मार्क करके आते हैं तो, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, और इसीलिए आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो सही से करना है। उसके लिए भी हम आपको एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगे कि आखिरकार पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है, उसके साथ साथ सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है। अलोंग विद दैट आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होने देना है। साथ के साथ कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पिकअप करने हैं, कहाँ पर ट्रिक्स लगेगा, कहाँ ट्रिक्स नहीं लगेगा, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो सीरीज, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और एक बार स्थिरता से इस पीडीएफ को पढ़ें, आप खुद पढ़ें, आपको चीजें समझ में आएगी और उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। ठीक है, ध्यान रहे अभी एग्जामिनेशन डेट इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, लेकिन जो आपका पहले बीपीएससी ने अपडेट कर दिया है 17 नवंबर, तो संभावित तिथि आप वही मान के चलेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पूरा जो डिटेल हमने आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप अपने रिस्पॉन्स, अपने कमेंट, अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आई विल बी हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे और नाइट। डे और नाइट बस अब भूल जाइए, बस एग्जाम की तैयारी में लगिए। आपका जो फोकस है वही है 17 नवंबर का टारगेट, वहीं पर चिपकना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।